हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का जो फिजिक्स है। हम लोगों ने टोटल 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग आगे देखते हैं उसके कौन सा कूलाम के नियम। ठीक है, हम लोग बच्चों देख रहे थे कूलाम का नियम, यही हमारा जो मेन टॉपिक था वही चल रहा था। आज हम लोग देखेंगे कि कूलाम का नियम और जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। आज इन दोनों के बीच में तुलना हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा कंपैरिजन ऑफ, हेडिंग बनाइए आप लोग, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चों इसका जो हिंदी मतलब होगा वो होगा स्थिर वैद्युतिकी बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के बीच में क्या समानताएं होती हैं, क्या असमानताएं होती हैं, इन दोनों के बीच में हमें तुलना करना है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। बच्चों हम लोगों ने देखा कि दो बिंदुवत आवेश हैं, इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2, और अगर बच्चों वो R दूरी पर रखा है तो इनके बीच एक बल लगेगा, एक फोर्स बच्चों लगेगा, बल लगेगा, और इसी बच्चों बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर तो स्थिर वैद्युतिकी बल कहा गया है, तो हमने पहले ही क्या कहते हैं टॉपिक में पढ़ाया था, इस चैप्टर पहले ही टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक ये यूनिट है। तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, हमने कहा था कि इसमें हम चार्ज को तब स्टडी करेंगे, इसके इफेक्ट का तब स्टडी करेंगे जब चार्ज रेस्ट में हो, अर्थात स्टैटिक जो चार्ज होता है, स्थिर आवेश होता है उनके लिए। तो अगर स्थिर आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो बच्चों क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युतिकी बल। ठीक है बच्चों, तो दोनों का मतलब चाहे आप ये कहो चाहे बच्चों कहो स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ये तो आवेश के बारे में। अच्छा, अब ये जो बल है बच्चों वो दो नेचर का होता है, या तो बच्चों आकर्षण प्रकृति का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा बच्चों, या तो बच्चों प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, या तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या तो रिपल्सिव नेचर का। ये तो इसके बारे में बात हो गई बच्चों। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये न्यूटन साहब ने दिया। दो द्रव्यमान है ब्रह्मांड में, कोई भी दो द्रव्यमान है, दो वस्तु है, और इनमें क्या होगा, द्रव्यमान। कोई भी वस्तु है उसमें क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान होगा, और वो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर अगर रखे हैं तो न्यूटन साहब ने बताया कि ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं भी दो वस्तु, कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह जो घटना होता है वो बच्चों कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बच्चों, और इनके बीच जो लगने वाला बल होता है, जिस बल से ये एक दूसरे को आकर्षित करती है, उसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों,
तो ये एक दूसरे को बच्चों क्या करती है, आकर्षित करती है, मतलब आकर्षण बल लगाती है। और इसी बल को ये एक दूसरे को बच्चों क्या करती है, आकर्षित करती है। और यही जो बच्चों आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यही बच्चों कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है बच्चों, ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। कितना होता है, तो न्यूटन साहब ने दिया था कि ये जो लगने वाला बल होता है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे इसमें था बच्चों लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की जो दूरी थी उसके वर्ग के क्या था बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर और बीच की जो दूरी है इसके क्या, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर इनको साथ में आप बच्चों लिखो तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चा देखते हैं कि ये जो आप अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है, ये प्रोपोर्शनल साइन है, अगर आप इसे हटाते हो, इक्वल का साइन लाते हो, तो आप जानते हो एक नियतांक आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी एक कांस्टेंट कैपिटल जी आता है, तो कैपिटल जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। और ये कैपिटल जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को बच्चों क्या करना, तुलना करना है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। तो आप जानते हो बच्चों, जो तुलना होता है, दो चीज़ों के बीच में जो तुलनाएं की जाती है वो दो आधार पर की जाती है। आप लोग देखते होंगे, जैसे आप लोग पढ़ लिख रहे हो, तो आप हो, आपके पास का कोई लड़का है, या फिर आपके पापा के मान लो दोस्त का लड़का है, तो जब आपके पापा के दोस्त आते होंगे तो कहते होंगे, या फिर पापा ही आपकी तुलना हमेशा दोस्त के बच्चों से करते हैं, अरे देखो उनका लड़का कितना अच्छा है। तो बच्चों दो लोगों में तुलना जो कंपैरिजन होता है दो ही तरीके से होता है, या तो दोनों की अच्छाई, दोनों में समानताएं क्या है ये, या तो दोनों में अंतर क्या है। कहते हैं ना कि देखो ये दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब क्या है, दोनों में समानता है, सिमिलरिटीज़ है। और एक क्या होता है, दोनों में भिन्नता, क्या असमानताएं हैं ये, ठीक है। तो बच्चों इसे आप उतार लो, उतारना चाहो तो आप उतार लो, ठीक है। तो इनमें जो समानताएं होंगी, वो बच्चों दो प्रकार से होंगी। इनमें जो तुलना होगी, जो बच्चों हम लोग देखेंगे, जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो बच्चों दो प्रकार से होगी। एक बच्चों हम लोग समानताएं देखेंगे, एक समानताएं देखेंगे, और दूसरा बच्चों क्या देखेंगे, उनमें असमानताएं। एक क्या देखेंगे, असमानताएं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनमें समानता क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समानताएं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों सिमिलरिटीज। समानताएं, दोनों के बीच में जब तुलना कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, समानता देखेंगे। पहला क्या समानता है, पहला बच्चों दोनों बल लिखते चलिए और फिर मैं समझाता चाहूँ। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग, इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन करती हैं, ठीक है बच्चों।
जरा देखिए जो हमारा फार्मूला था F बराबर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और ये बच्चों क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 बटे R स्क्वायर। क्या दो के दोनों जो बल है, दो के दोनों फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर रूल का पालन कर रहा है। इसमें भी इनवर्स स्क्वायर रूल है, इसमें भी इनवर्स स्क्वायर रूल है। तो ये इनके अंदर क्या है, पहली समानता है। बच्चों दूसरी समानता देखते हैं। दोनों बल द्रव्यमानों अथवा आवेशों के गुणनफल, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ बच्चों देखो इसमें क्या था, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 था, और उसमें क्या था F प्रोपोर्शनल M1 M2। इसमें क्या था, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसमें बच्चों क्या है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो समझ गए बच्चों। तो एक पहला क्या, दोनों स्क्वायर इनवर्स रूल का पालन करते हैं, इनवर्स स्क्वायर रूल का पालन करती है, और दूसरा क्या होता है, दोनों आवेश या दोनों द्रव्यमान के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल जो होता है रूल, उसका पालन करती है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं जो तीसरा, दोनों बल सेंट्रल फोर्स जिसे बच्चा हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल होते हैं। दोनों बल क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। केंद्रीय बल का मतलब क्या है, अगर ये बच्चा, ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, ये M1 है, ये क्या है M2 है। कोई भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और उस द्रव्यमान का जहाँ पर समस्त पार्ट क्या करता है, वर्क करता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर पॉइंट। तो इस वस्तु का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ होगा, मिड में होगा। इसका कहाँ होगा, ये मिड में। अब इनके बीच जो बच्चों बल लगेगा वो हमने कहा कि किस प्रकृति का लगेगा, आकर्षण प्रकृति का लगेगा, क्योंकि द्रव्यमानों के बीच में हमेशा आकर्षण प्रकृति का बल लगता है, अट्रैक्टिव नेचर का लगता है। अब ये जो बल लगेगा, इनके ये क्रिया रेखा के अनुदिश ही क्या होगा, बल लगेगा। जब कोई भी बल क्रिया रेखा के दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है, अगर उसके क्रिया रेखा के अनुदिश क्या कहते हैं, लगे, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स कहेंगे। तो बच्चों क्या ये इसी के अनुदिश लग रहा है। ऐसे आवेश का लेते हैं, ये आवेश, ये Q2, ये बच्चों Q1। तो ये या तो ऐसे लगेगा, इसको मिला, ये क्रिया रेखा है, या तो बच्चों क्या होगा, या तो Q1, या तो बच्चों क्या होगा, इसकी क्रिया रेखा ऐसे लगेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स। क्लियर हो बच्चों। तो ये दो के दोनों बल कैसा, एक सेंट्रल फोर्स है। क्लियर है आप। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला नंबर क्या इनमें समानता है, दोनों ही बल कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जिसे बच्चा कहते हैं संरक्षीय बल। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब बच्चों संरक्षीय बल क्या है, देखिए दो फोर्स होता है, एक संरक्षीय बल होता है, एक असंरक्षीय बल। एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, क्या होता है कि अगर कोई किसी भी वस्तु पर बल लग रहा है, ये बल लगा, मान लो हमने एक पत्थर लिया और उसे हमने गिरा दिया नीचे इस पर, तो वो पत्थर कहाँ आएगा बच्चा, यहाँ पर आएगा। बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल बच्चा लगा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये केवल इनिशियल
इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये बच्चों पाथ पर, मतलब रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चा, क्लियर हो? कोई दिक्कत किसी को? अगर समझ में ना आया हो तो बताना जरूर, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। ये काम आप करते रहा करो, क्योंकि इससे हमें भी पता चलता है कि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ना समझ में आ रहा थोड़ा और मैं मेहनत किया करूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा बल है जो पाथ पर निर्भर करेगा, पाथ पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसका, अच्छा और मैं थोड़ा डिप में चलूँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं फोर्स होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये हमने कहा कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ पर डिपेंड ना करने का मतलब क्या है कि ये रास्ते, इसकी जो ऊर्जा है, इसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो बच्चों पाथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इस वस्तु को अगर हम यहाँ पर गिरा दे तो इस वस्तु पर इसका क्या होगा, खुद का भार है, इस वस्तु में क्या है, खुद का भार है, द्रव्यमान है, तो ये कहाँ जाएगा, सीधा नीचे जाएगा। नीचे क्यों, कल क्या लगेगा, बल लगेगा, और बल लगेगा तो ये बच्चा क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। अगर नीचे की ओर आएगा तो क्या ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं। अब बल गुणते विस्थापन या दूरी बच्चों क्या होता है, कार्य होता है। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करेगा, ना कि रास्ते पर निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ऐसे ये भी जो बल होता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ये केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन बच्चों जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसे देखते हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये बच्चा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, असंरक्षी बल, ये बच्चा क्या होगा, ये पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। अब पाथ पर डिपेंड करेगा तो इसका जो एग्जाम्पल है बच्चा वो क्या होगा, वो होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। ठीक है बच्चों, क्या होगा, घर्षण बल। तो घर्षण बल जो होता है वो रास्ते पर निर्भर करता है। अगर रास्ता ज़्यादा रफ है, खुरदुरी सतह है, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा, मान ज़्यादा लगेगा। और आप जानते हो हमने कहा कि इसमें एक ही चीज़ की बात आएगी, इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि रास्ते पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम ये एक वस्तु ले ली, ये रास्ता है, और ये बच्चा क्या है, ये एक वस्तु है, हम इसको इधर खींच के ले जा रहे हैं, तो ये क्या बल लगा दिया, कितना दूरी गया बच्चा, s दूरी गया, कितना दूरी गया, s दूरी। तो अब s दूरी गया, तो जब ये जा रहा है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, विपरीत की ओर। तो अब इसके सतह में जो घर्षण बल लग रहा है वो बल, और इसके द्वारा तय की गई दूरी, मान लो घर्षण बल को स्मॉल f से लिखते हैं, और इसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो s दूरी होगी। तो ये जो बच्चा आएगा ये क्या बनेगा, एक कार्य बनेगा कि नहीं। तो अब ये जो किया गया कार्य है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि रास्ते में खुरदुरी सतह अगर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। अगर ज़्यादा घर्षण बल लगेगा बच्चों, बल ज़्यादा हो गया तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो बल है वो बच्चों क्या कहलाएगा, असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। ये तो बच्चों क्या थी, ये समानताएं थी, ये इनके बीच में क्या थी, समानताएं थी। अब बच्चों इनके बीच में असमानता क्या हो सकती है, क्या क्या इनमें अंतर होता है, क्या क्या भिन्नता होती है। ठीक है, तो देखते हैं इनके बीच में क्या असमानताएं होती है। ये तो सिमिलरिटीज थी, असमानताएं देखते हैं, डिफरेंस। असमानताएं,
डिफरेंसेस। असमानताएं क्या होगी? पहला नंबर बच्चों क्या है? असमानताएं में अगर हम देखें जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो बच्चों दो प्रकृति का होता है। एक आकर्षण प्रकृति का होता है, एक प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहली इनमें क्या है? अंतर है। ठीक है, असमानता है। तो लिख लेते हैं वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों प्रकृति का होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, लिखते चलिए साथ में, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमने कहा कि जो वैद्युत बल होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। लेकिन बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा इनमें अंतर देखते हैं। जो दूसरा अंतर है, अब बच्चों दो, अगर इनमें क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का, तो इससे साफ पता चलता है जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, लेकिन द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। बच्चा हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का, एक पॉजिटिव आवेश है, एक निगेटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। क्या आपने जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? केवल और केवल पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। क्या आपने देखा निगेटिव मास होता है? नहीं ना। तो कभी आप द्रव्यमान को निगेटिव में आपने देखा है? नहीं। तो ये केवल और केवल निगेटिव, ये केवल और केवल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीसरी जो इनमें अंतर है वो देखते हैं। वैद्युत बल आवेशों के बीच, वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम पर, माध्यम बच्चा बोले तो मीडियम, माध्यम पर निर्भर करता है। बच्चा हमने बताया था कि जो वैद्युत बल होता है अलग अलग माध्यमों में इनका मान क्या होता है? अलग अलग। अगर दो आवेशों को अलग अलग किसी दूसरे मीडियम में रख दें, मान लो पहले किस में रखा है? वायु में रखा है। अब वायु में इनका जो बल लगेगा वो काउंट कर ले और फिर क्या करें? दूसरे मीडियम में रख दें, मान लो जल में रख देते हैं, तो इनमें क्या होता है? अंतर हो जाता है। हमने कहा था अलग अलग माध्यमों इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो बच्चों क्या होता है? अलग अलग। ठीक है बच्चा, आइए आगे देखते हैं। लेकिन बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके तीन अंतर थे। ठीक है, अच्छा एक और देख लेते हैं। जो अगला जो अंतर है वो क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। अधिक प्रबल बोले तो बच्चों स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है।
तो ये बच्चों इनमें क्या था, अंतर था, इन लोगों का क्या था, कंपैरिजन था। ठीक है, तो बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इनमें क्या थी, समानताएं और भिन्नताएं। क्लियर हो बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छा कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, थोड़ा नोट में 2 पॉइंट और देख लेते हैं, इसे मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। आगे देखिए, जैसे हमने कहा कि क्या, हमने कहा कि 2 हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 2 प्रोटॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तब उनके बीच में देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 प्रोटॉन लिया, एक ये है एक ये प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन। आप जानते हैं हमने बताया था कि किसी वस्तु पर आवेश है तो उसमें 100% क्या होगा, मास होगा। किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो उस पर 100% क्या होगा, मास होगा। लेकिन किसी वस्तु में मास है, जरूरी नहीं कि उस पर 100% आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने कहा कि ये आवेश है, ये प्रोटॉन है, और जानते हैं प्रोटॉन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश। कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। और आप जानते हो प्रोटॉन में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो इसका मतलब कि अगर 2 प्रोटॉन रखे तो इनके बीच में क्या होगा, वैद्युत बल भी लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। ठीक है, वैद्युत बल इनके आवेशों के कारण लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के कारण लगेगा। क्लियर हो बच्चों। तो अगर अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर हम देखें तो हम कह सकते हैं 2 प्रोटॉनों के मध्य, नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में आप लिखिएगा, नोट नंबर 1, 2 प्रोटॉनों के मध्य, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक स्ट्रांग होता है, अधिक स्ट्रांग होता है। तो बच्चों हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो अधिक स्ट्रांग हो ही करता है। लेकिन अगर हम 2 प्रोटॉनों की बात करते हैं, क्योंकि दिए तो दोनों बल आवेश और द्रव्यमान दोनों पर डिपेंड करते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 प्रोटॉन रख दिया। तो 2 प्रोटॉन के कारण, उनके आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत बल और इनके द्रव्यमान कारण लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनका जो वैद्युत बल होगा वो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक स्ट्रांग रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ कहेंगे, क्या लिखेंगे, ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ये कितने टाइम बड़ा होगा, कितने टाइम स्ट्रांग होगा बच्चों, 10⁻36 गुना। ठीक है, इतने टाइम। क्लियर हो बच्चों, ये 10⁻36 गुना क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हो। आगे बच्चों देखते हैं, अगला दूसरा जो नोट है उसे देखते हैं। अब इसी प्रोटॉन की जगह पर बच्चों हम लोग क्या ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। इस प्रोटॉन की जगह पर अगर हम बच्चों यहाँ क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन ले ले। अब यहाँ पर हमने बदल दिया, ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है। इसका द्रव्यमान mp रहा होगा, इसका भी mp रहा होगा, इसका द्रव्यमान बच्चों क्या होगा, me, ये भी me। तो इनमें 2 के दोनों पर लगेगा। तो हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले
गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक स्ट्रांग होता है, अधिक स्ट्रांग होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, और इनके गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉनों के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच जो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के बीच लगना जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी तुलना में ये बच्चों क्या होगा, 10⁻43 गुना क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ ये दो के दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और ये बच्चों देखिए, थोड़ा आप लोग क्या कहते हैं, हमने कहा था कि जो क्या कहते हैं क्लास 12th का जो फिजिक्स होता है, चाहे फिजिक्स में चाहे आप जिस क्लास की बात करो, तो वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा क्या कहते हैं महत्व देता है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपको जितना अच्छे से आएगा उतना ही बेहतर। आपको देखिए कई चीज़ें होती है कि देखिए किसी कॉन्सेप्ट को आपको पूरा थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, कभी कभी आप कॉन्सेप्ट सवाल के रूप में सीखते हैं। तो न्यूमेरिकल पे आप ध्यान दिया करें, जो वीडियो हम बनाते हैं न्यूमेरिकल का उसे आप जरूर देखा करिए, हो सकता है कई जगह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अगले जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, हम लोग देखेंगे, वो इसी पे आधारित होगी, ठीक है बच्चों। तो वो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू बच्चों।